Hi, this is CA Firoz. Today we are going to discuss regarding सेल्फ EBRC जनरेशन। यहाँ पर हम सीखेंगे कि सेल्फ EBRC कैसे जनरेट कर सकते हैं। अगर आप एक्सपोर्टर हैं तो ये वीडियो आप स्टार्ट से एंड तक प्रॉपर देखें, ताकि यहाँ पर छोटे छोटे पॉइंट भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे आप नॉर्मली अपनी EBRC फ्रॉम DGST पोर्टल कैसे जनरेट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, आपने DGFT पोर्टल में जाकर लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप जैसा कि यहाँ पर देख पा रहे होंगे सर्विस मेनू, उस पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, लास्ट में EBRC दिख रहा होगा, उस पर आपको क्लिक करना है। EBRC क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो विंडो ओपन हुई, इस विंडो में आप देख सकते हैं IRM और ORM रिपोजिटरी है, फिर बल्क जनरेट EBRC है, फिर जनरेट EBRC है, व्यू EBRC है। इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, अगर आप सिंगल EBRC जनरेट करने जा रहे हैं तो पहला जो टैब आपके लिए इंपॉर्टेंट है IRM रिपोजिटरी है। सेकेंड इंपॉर्टेंट स्टेप क्या होगा आपका, जनरेट EBRC। जब आप EBRC जनरेट कर लेते हैं तो उसको, अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो उसको आप कैंसिल कर सकते हैं, अगर प्रॉपर किए तो आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इनिशियल फेज में डाउनलोड कर सकते हैं या बाद में भी आप अगर एक एक करके, आप मान लीजिए आपको 10 EBRC जनरेट करना है तो 10 EBRC जनरेट कर लेंगे, फिर व्यू में जाएंगे, वो सारे 10 EBRC को वन बाय वन आप डाउनलोड कर सकते हैं। ये नॉर्मल प्रोसेस हो गया। अब इसको हम गो थ्रू करते हैं, एक एक स्टेप हम लेंगे, लेकिन पहले इसको स्टार्ट करने से पहले आपके हाथ में जो डॉक्यूमेंट होने हैं, आपको अपने हाथ में कौन से डॉक्यूमेंट रखने हैं। पहला आपके पास शिपिंग बिल होना चाहिए और दूसरा IRM होना चाहिए। IRM क्या चीज है, पहले हम नटसेल में समझ लें। IRM क्या होता है, इनवर्ड रिमिटेंस मैसेज, यानी अगर आपके पास फॉरेन करेंसी आती है, आपके एडी बैंक ने उसको एंट्री कर ली है EDPMS में, तो वो एक IRM जनरेट करता है। वो IRM को पुश पुश बेसिस पे DGFT पोर्टल में डालता है, वो DGFT पोर्टल में रिफ्लेक्ट हो जाती है। कैसे आप उसको देखेंगे, यहाँ पर हम पहले समझते हैं। IRM में आ गए आप, आपको IRM का मीनिंग समझ में आ गया। IRM आप कैसे देखेंगे, मान लीजिए जो भी आपका जो भी सिनेरियो, जिस सिनेरियो में यानी जिस डेट में आपका IRM है, वो डेट यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। डायरेक्ट डेट सेलेक्ट करना है। जैसे जिस क्लाइंट का हम करने जा रहे हैं, उस क्लाइंट की जो डेट है वो मार्च का IRM है, जिसको हम जनरेट करेंगे। मार्च वाले में मार्च फर्स्ट मार्च को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पर टू डेट में क्या करेंगे, 31 मार्च सेलेक्ट कर लेंगे। ये हमने सेलेक्ट कर दिया। एक डेट रेंज आपको ध्यान रखना है, डेट रेंज 1 मंथ के बियॉन्ड नहीं हो सकती। 1 मंथ से जैसे ही बियॉन्ड करेंगे वो डिनाई कर देगा। तो यहाँ पर जो डेट रेंज आपको सेलेक्ट करनी है 1 मंथ की सेलेक्ट करनी है। जब यहाँ पे आपने डेट रेंज सेलेक्ट कर दी, इसके बाद आप सर्च पे क्लिक करेंगे। सर्च पे आप देखेंगे इस तरह के IRM आपको डिस्क्लोज होंगे। इस मार्च 2025 में उनके पास 2 IRM जो जनरेट किए हैं एडी बैंक ने, वो ये IRM है। इन IRM के बेस पे आप EBRC जनरेट कर सकते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर एक्सेल डाउनलोड का भी ऑप्शन है। हमने उस जो इस IRM की जो सीट है उसको हमने डाउनलोड कर रखा है। उसको डाउनलोड किस तरह की वो दिखती है आप देख सकते हैं। यहाँ पे ये एक्सेल का सिनेरियो, ये पहले में क्या आ रहा, IRM नंबर। एक IRM नंबर होता है स्पेसिफिक, उसकी IRM की डेट है, यानी जब आपका एडी बैंक IRM जनरेट करता है उसकी ये डेट है। इसका ये मतलब होता है उसने IRM को अपने EDPMS में क्लोज कर दिया एडी बैंक में, तभी ये आपको ये IRM दे रहा है। इसके बाद IC नंबर है, आपको पता है एक IC नंबर होता है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड नंबर, वो आपका रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पर। ये इस वजह से येलो से हाईलाइटेड होता क्या है, कुछ सिनेरियो हमारे कुछ क्लाइंट बेस में वो कहते हैं कि बैंक ने तो IRM जनरेट कर दिया लेकिन DGFT पोर्टल में रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। रीजन बिहाइंड क्या होता है, उसका IC नंबर का 1 डिजिट रॉन्ग है, इस वजह से हो रहा है। और सेकंड, इसमें एक और येलो से मैंने हाईलाइट किया है, पैन नंबर। यानी किसी किसी केस में उनका IC रॉन्ग होता है, किसी किसी में उनका पैन रॉन्ग होता है। इस वजह से DGFT पोर्टल में प्रॉपर पुश नहीं हो पाता है। इस वजह से आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपका DGFT पोर्टल में IRM नहीं रिफ्लेक्ट हो रहा तो इसका ये मतलब है आप अपने एडी बैंक के पास जाएंगे, उससे कहेंगे आप रीचेक करिए आपने IRM जो जनरेट किया उसमें प्रॉपर पैन प्रॉपर IC मेरी डिस्क्लोज करिए कि नहीं। ये पहला स्टेप है, आपको ध्यान रखना है। आई होप यू गॉट इट। यहाँ पर हम जो भी डिस्कस करेंगे प्रैक्टिकल सिनेरियो में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे पहला स्टेप चल रहा है IRM का, कि हम IRM, क्योंकि IRM देखेंगे तभी EBRC जनरेट कर पाएंगे। EBRC है कुछ नहीं, EBRC क्या है, IRM को अपने शिपिंग बिल के अकॉर्डिंग मैच आउट करके क्लोज करके, यानी वो एक सर्टिफिकेट देगा DGFT पोर्टल, यही है सिनेरियो।
तो इसका बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट चल रहा है आईरेम का। आईरेम के हमें सारी छोटी छोटी बातें हमें समझ लेनी ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना आए, आप नेक्स्ट टाइम किसी की भी अपनी किसी भी शिपमेंट की ईबीआरसी खुद से जनरेट कर सकते हैं। अब इसके बाद आता है पर्पस कोड। जैसा कि आपको पता होना चाहिए पर्पस कोड क्या होता है, आरबीआई का एक कोड होता है, उसमें एडवांस शिपमेंट का अलग होता है और आफ्टर शिपमेंट का अलग होता है। मींस अगर एडवांस में पैसा आया उसका एक पर्पस कोड है, अगर एडवांस में पैसा नहीं पहले शिपमेंट किया उसके बाद का सेटलमेंट आया तो उसका पर्पस कोड अलग है, सर्विस का पर्पस कोड अलग है। ये पर्पस कोड ऑलरेडी डिफाइन होते हैं, आप उसकी लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं आरबीआई की वेबसाइट से। ये पर्पस कोड का मीन होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे बैलेंस रिमेनिंग, यानी देखिए इसमें एक आइटम में बैलेंस रिमेनिंग है, दूसरे में नहीं। मींस दूसरे की ईबीआरसी जनरेट हो चुकी है, क्योंकि उसकी हमने ईबीआरसी जनरेट कर ली, उस वजह से उसका बैलेंस जीरो हो गया, वो आइटम नॉक ऑफ हो गया आपके शिपिंग बिल से। अब हम इस जिस आइटम की बात कर रहे हैं इस आइटम की बात कर रहे हैं जिसका बैलेंस रिमेन है। कितना बैलेंस रिमेन है? 33,103। ये आपका बैलेंस यूएसडी में रिमेन है। तो इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहला इंपॉर्टेंट काम है इस आईआरएम को आपको रखना है ताकि इसी आईआरएम के अकॉर्डिंग फेच होगा। तो इसको आप कॉपी भी कर सकते हैं या यहाँ पे जब जरूरत होगी यहाँ से कॉपी कर लेंगे। ये हो गया आपका आईआरएम का सेगमेंट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट था। फिर हम आपको ले चलते हैं डीजीएफटी पोर्टल में। देखिए डीजीएफटी पोर्टल में अगर आपको फिर वहीं जाना है तो सर्विस में जाएंगे, सर्विस के बाद हम ईबीआरसी में जाएंगे, ईबीआरसी के बाद ये जो विंडो है वो नॉर्मल यहीं पे जो भी सेगमेंट है यही 3 सेगमेंट है, इसी 3 सेगमेंट पे आपको काम करना। आईआरएम आप समझ चुके हैं, अपना आईआरएम आपने देख लिया, जो बैंक ने आपको आईआरएम बताया है वो आपका डीजीएफटी पोर्टल प्रॉपर डिस्क्लोज हो रहा है कि नहीं, यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर डिस्क्लोज नहीं हो रहा उसके बारे में बता दिया। क्या वजह हो सकती है, आपका आईसी नंबर या पैन नंबर में कुछ मिसमैच हुआ है, इस वजह से आपके पोर्टल में वो आइटम रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है। आई होप यू गॉट इट। अब सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट पे जा रहे हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो मेन थीम है इस वीडियो की, जनरेट ईबीआरसी। अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं जनरेट ईबीआरसी के थ्रू ईबीआरसी जनरेशन स्टार्ट करना है। सबसे पहले हमने यहाँ पे क्या किया, स्टार्ट फ्रेश एप्लीकेशन। जैसा कि मैंने आपको बताया पहला क्या है, हमने आईआरएम देख लिया किस आईआरएम की हमें ईबीआरसी जनरेट करनी है। यहाँ पे सबसे पहले क्या आता है, अटैच आईआरएम। अब यहाँ पे आईआरएम की डिटेल मांग रहा है, हमने डिटेल ऑलरेडी एक्सेल में डाउनलोड कर रखी है, अब उसी को यहाँ पे इंफॉर्म करना है। यहाँ पे पहला जो इंपॉर्टेंट, यहाँ हर क्वेश्चन को हम कंसीडर करते हुए चलें, कोई भी चीज स्किप नहीं करना, आपको वीडियो स्किप नहीं करना, प्रॉपर समझना है ताकि आपको दोबारा कोई वीडियो देखनी ना पड़े, इसी वीडियो के बेस पे अपना आप ईबीआरसी जनरेट कर पाए। यहाँ पर हम बात करेंगे इज पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम द थर्ड पार्टी। देखिए ये क्या चीज होती है, अगर आपने किसी बंदे को एक्सपोर्ट किया, मान लीजिए एबीसी यूएसए को एक्सपोर्ट किया, ठीक है, शिपमेंट तो गया किसके नाम से, एबीसी यूएसए के नाम से, लेकिन जो पेमेंट आ रहा है XYZ यूएसए से आ रहा है, यानी उसकी कोई सिस्टम कंपनी हो सकती है या कोई भी हो सकता है, यानी XYZ वो थर्ड पार्टी से आपके पास पेमेंट आ रहा है। अगर इस तरह का सिनेरियो है तो यहाँ पर आपको क्या सेलेक्ट करना है, इस पेमेंट रिसीव फ्रॉम थर्ड पार्टी, यस। अगर आपका स्ट्रेट फॉरवर्ड है, आपने जिसको एक्सपोर्ट किया उसी से पैसा आ रहा है तो स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ पर आप नो सेलेक्ट करेंगे। आई होप दिस इज क्लियर। अब दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेमेंट रिलाइज इन वॉस्टो अकाउंट और एसआरवीए अकाउंट। इसकी मैंने डिटेल में वीडियो बनाई क्योंकि वो थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप चेक कर सकते हैं। यहां पर बस हम नटसेल में डिस्कस करेंगे। वॉस्टो अकाउंट ये होता है कि कोई भी फॉरेन बैंक का इंडियन बैंक में आईएनआर अकाउंट, मींस अगर यूएसए का कोई बैंक है उसका इंडियन बैंक में, यानी इंडियन मान लीजिए आईसीआई बैंक में उसका कोई अकाउंट है, अगर उस अकाउंट के थ्रू आईएनआर एक्सपोर्टर को मिल रहा है तो उसका क्या मतलब होता है, वॉस्टो अकाउंट से पैसा आया। अब एसआरवीए क्या है, वॉस्टो की एक ब्रांच ही आप समझ सकते हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं। एसआरवीए एक स्पेशल वॉस्टो अकाउंट है, स्पेशल रुपी वॉस्टो अकाउंट। ये स्पेशल केस में अलाउ किया जाता है, आरबीआई की स्पेशल गाइडलाइंस के अंडर कवर होता है, और डिटेल में आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। यहां पर हम इस क्रक्स से ही हम समझ सकते हैं, अगर आपके फॉरेन बैंक के आईएनआर अकाउंट से आपके पास आईएनआर आ रहा है तो यहां पर सेलेक्ट करेंगे, अदरवाइज इसको ब्लैंक ही रखेंगे। आई होप यू गॉट इट। अब हम फर्दर बात करते हैं इस पे, सेलेक्ट टाइप ऑफ ईबीआरसी। यहाँ पे जो हम ईबीआरसी सेलेक्ट करने जा रहे हैं वो गुड्स के केस में, डीम्ड एक्सपोर्ट है तो डीम्ड एक्सपोर्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, आपके केस में सर्विस है तो सर्विस सेलेक्ट कर सकते हैं।
अब यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, हमें पे सबसे पहले क्या डालना है, आईरेम नंबर। देखिए आप ईबीआरसी जनरेट कर रहे हैं, सबसे पहले आपको क्या जरूरत पड़ रही है, आईरेम की। इसीलिए मैंने कहा आईरेम कौन देगा, आपका बैंक। और आप डीजीएफटी पोर्टल में कहां से देख सकते हैं, पहले टैब में आईरेम रिपोजिटरी में, ठीक है, वो मैंने दिखा दिया। अब यहाँ पे हमें वो नंबर डालना है, इसीलिए मैंने एक एक्सेल डाउनलोड कर ली थी वहीं से, तो यहाँ से कॉपी कर देंगे, क्योंकि ये हमें पहला आईरेम की हमें ईबीआरसी जनरेट करनी है। यहाँ पे कॉपी किया, हम फिर अपने डीजीएफटी पोर्टल में आ गए, यहाँ पर हमने जाकर पेस्ट कर दिया। जैसे ही हम पेस्ट करने के बाद टाइप करेंगे, देख रहे हैं ये सारी डिटेल ऑटो फेच हो जाएगी। उस एक्सेल में जितनी भी डिटेल थी इस नंबर से ऑटोमेटिकली फेच हो जाती है, क्योंकि ये डेटा उनके पास है। सिर्फ वो आईएनएम नंबर पूछता है, यहाँ पर आईएनएम नंबर डाला, डेटा ऑटोमेटिकली फेच हो गया। और इस आईएनएम का आप देख रहे हैं, इस आईएनएम में अमाउंट कितनी है, जैसा कि आपने देखा था 3103.8 यूएसडी, ये इसकी अमाउंट है। इस आईएनएम में होता क्या है, यहाँ पे आप क्या डाल सकते हैं, या फुल्ली नॉर्मली क्या होता है 3103.8, नॉर्मली यहाँ पे फुल अमाउंट डालते हैं, क्योंकि हमारे केस में 1 by 1 नॉक ऑफ हो रहा है। रीजन क्या है कि हमने जो शिपमेंट किया वो भी ऑन अराउंड 3103 का था, उसके अगेंस्ट में जो पैसा आया सेम आया। और आपका केस डिफरेंट भी हो सकता है। क्या हो सकता है आपका केस, क्या डिफरेंसेस हो सकते हैं आपके केस में, ये हो सकता है कि आपका जो रिमिटेंस आया 3000 आया, हो सकता है शिपमेंट आपका 10,000 यूएसडी को, यानी इसमें और भी आईरेम आपको क्लब करने हो, तब उस शिपिंग बिल से नॉक ऑफ कर सकते हैं। देखिए जो आप सिनेरियो देख रहे हैं, बहुत ध्यान से आप सुनिएगा। मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि यहाँ पे आईरेम क्या मतलब है, आपको मैंने बताया फॉरेन करेंसी कितनी रिसीव हुई। फॉरेन करेंसी पार्ट में भी रिसीव हो सकती है और फुल्ली भी रिसीव हो सकती है। यहाँ पे जो हमारा केस है, जिस केस पे हम बात कर रहे हैं, वहां पे फुल्ली रिसीव हुआ। आपके केस में हो सकता है कि आपका 10,000 यूएसडी हो और 3,000 एंड 4,000 यूएसडी के थ्रू रिसीव हो। तो आपको 4 आईरेम ऐड करके फिर एक ईबीआरसी जनरेट करना होगा। एक आपके पास ये ऑप्शन है, और दूसरा ऑप्शन ये है कि वो जो 3 आईरेम है उसकी अलग अलग ईबीआरसी भी जनरेट कर सकते हैं। बेहतर ये है कि आप सारे आईरेम को क्लब करके एक ईबीआरसी जनरेट करें, ताकि आपके रिकॉर्ड के लिए प्रॉपर है। लेकिन लॉ में दोनों ऑप्शन अलाउ। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब आगे हम बढ़ते हैं। अपना केस आप भूलिएगा नहीं। हमारा जो केस है जिसपे हम ईबीआरसी जनरेट करने जा रहे हैं, उसका ये केस है फुल अमाउंट रिसीव हुआ है। तो फुल अमाउंट रिसीव हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये हमने अमाउंट एग्जैक्ट सेम डाल दी। अगर आपके केस में मान लीजिए यहाँ आईरेम 3000 है, और दूसरा भी सिनेरियो हो सकता है। एक तो मैंने सिनेरियो बताया कि आपका पेमेंट पार्ट आया, यानी कम कम आया, 3 पार्ट में आया एक शिपिंग बिल का। और आपके सिनेरियो में केस ये भी हो सकता है कि आपका जो पेमेंट आया 3 शिपिंग बिल का एक आएगा, यानी आपका 10,000 यूएसडी रिसीव्ड हुआ, और किसके शिपिंग बिल नंबर 1 2 3, 3 शिपिंग बिल का भी हो सकता है। ये भी सिनेरियो आपके केस में हो सकता है। जब इस तरह का सिनेरियो हो तो यहाँ पर अमाउंट डिफरेंट हो जाती है। आई होप दिस इज क्लियर। लिटिल बिट टेक्निकल है, लेकिन आप समझ सकते हैं कि मान लीजिए शिपिंग बिल 1 में 3000 का था, शिपिंग बिल 2 में भी 3000 था, शिपिंग बिल 3 में 4000 था। ये क्या हो गया, 10,000 टोटल मिला के हो गया। अब हम यहाँ पर आईरेम जनरेट जो हुआ है, जो हमें रिसीव हुआ है, एडवांस में 10,000 आ गया, 10,000 यूएसडी एडवांस में आ गया। तो यहाँ पे जो रिमिटेंस अमाउंट दिखेगा, क्योंकि आईरेम का अमाउंट कितना 10,000। अब हमें शिपिंग बिल, जो पहला शिपिंग बिल नंबर 1 जो नॉक ऑफ करना है, वो कितने का, 3,000 का। तो यहाँ पे जितना यूटिलाइज करना वो आएगा, यहाँ पे सिर्फ 3,000 आएगा। आप समझ लिए, 10,000 रिसीव हुआ यहाँ पर, उसके अगेंस्ट में हम कितना यूज कर रहे हैं, क्योंकि शिपिंग बिल 1 से ट्रैक कर रहे हैं, इस वजह पहले 3,000 ट्रैक करेंगे। जब हम दूसरे शिपिंग बिल के लिए जनरेट करने जाएंगे फिर 3,000, और जब तीसरे शिपिंग बिल के लिए हम ईबीआरसी जनरेट करने जाएंगे तो वहां 4,000 डाल देंगे। इस तरह से एक ही आइटम की 3 ईबीआरसी जनरेट हो जाएगी। आई होप यू गॉट इट। अब हम इसके बाद हम बात करते हैं अपने सिनेरियो पे लौट के आते हैं, क्योंकि ये मैंने बहुत वाइड प्रैक्टिकल केस डिस्कस कर लिया। अपने सिनेरियो बैक करते, ताकि आपको, मैंने इस वजह से डिस्कस कर लिया कि आपका केस डिफरेंट हो सकता है। एक ही वीडियो में आप सारी चीजें समझ जाए कि फ्यूचर में आपको बहुत ज्यादा इधर उधर जाना ना पड़े, बहुत ज्यादा नॉलेज गेन ना करना पड़े। अब यहाँ पर हम ऐड आइटम में जाएंगे। हम यहाँ पर हम ऐड आइटम करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने ऐड आइटम किया, ये आइटम यहाँ पर आ गया। अगर आपके सिनेरियो में, जैसा कि मैंने पहला एग्जांपल लिया, हो सकता है आपका पेमेंट पार्ट में आया, यानी हमने यहाँ पर पार्ट वाला किया, यानी आपका 3,000 3,000 4,000 इस तरह के 3 आइटम आए, और उसको नॉक ऑफ करना 10,000 था, तो दूसरा यहाँ पर ऐड करेंगे। हमारे केस में फुल पेमेंट आया, इस वजह से हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, फुल्ली अमाउंट यहाँ पे फिल हो गया।
हम यहाँ पर ऐड कर दिया और सारी इंफॉर्मेशन आ गई। हम सेव और नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। हमने यहाँ पर सेव और नेक्स्ट क्लिक कर दी। ठीक है, ये हमारा पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप जो इंपॉर्टेंट था आईआरएम से रिलेटेड। आपने आईआरएम के बारे में समझ लिया और सारी क्वेरी आपकी यहाँ पर मोस्ट प्रोबेबली क्लियर होगी, क्योंकि हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया यहाँ पर। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पे देख रहे हैं दूसरा जो स्टेप है शिपिंग बिल एंड इनवॉइस डिटेल। इसी वजह से मैंने कहा था आपके पास आईआरएम होना चाहिए जो बैंक ने आपको दिया है, और दूसरी चीज आपके पास शिपिंग बिल होना चाहिए ऑब्लिक इनवॉइस डिटेल। यानी शिपिंग बिल में मोस्ट प्रोबेबली इनवॉइस की डिटेल भी कवर हो जाती, इस वजह से आप इनवॉइस भी रख लें तो बेहतर है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट है, अब हमें किसकी डिटेल डालनी है, शिपिंग बिल की। अब हमने शिपिंग बिल की डिटेल भी यहाँ पर रखी है। शिपिंग बिल की डिटेल यहाँ पे जैसा आप देख पा रहे हो इस तरह का आपका शिपिंग बिल होता है, और यहाँ पे मैंने पेज 2 लिया क्योंकि इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन हमें जो मिल रही है पेज 2 से मिल रही है। तो हमने यहाँ पे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन सबसे पहले हमें फिल क्या करना है, यहाँ पर सबसे पहले जो फिल करना है हमें शिपिंग बिल एडी कोड। एडी कोड आपको पता है जो बैंक का एडी कोड है वही यहाँ पे फिल करना है, और वो जो बैंक का एडी कोड है वो आपके शिपिंग बिल में जो डिस्क्लोज हो रहा है वो वाला डालना है। हो सकता है आपके एक से ज्यादा एडी एडी बैंक हो और एक से ज्यादा एडी कोड हो, तो आपके शिपिंग बिल में जो एडी कोड मेंशन हो वही डिस्क्लोज यहाँ पे करना है। देखिए हमारे केस में जो एडी कोड यहाँ पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, एडी कोड आप यहाँ पे देख रहे हैं 647009, वही मुझे यहाँ पे फिल करना है। 6 दूसरा क्या है 647009, ये मैंने डाल दिया। जैसे देखिए जैसे यहाँ पर डाला फिर हम टाइप करेंगे, ये इंफॉर्मेशन फिल हो गई और बाकी इंफॉर्मेशन ऑटो फेच होती है। फिर इसके बाद हमसे पूछता है शिपिंग बिल नंबर क्या है। शिपिंग बिल नंबर यहाँ से देख लेंगे, शिपिंग नंबर क्या है 8439। इसके बाद क्या है 847, ये मैंने शिपिंग बिल नंबर डाल दिया। अब शिपिंग बिल नंबर के बाद शिपिंग बिल डेट डाल देंगे शिपिंग बिल की। अब हम डेट ढूंढ रहे हैं, डेट यहाँ पे कैलेंडर से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो भी डेट हो आपकी शिपिंग बिल की वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपकी शिपिंग बिल के अकॉर्डिंग जो डेट है आपने सेलेक्ट कर ली। इंपॉर्टेंट क्या था, आपने शिपिंग बिल से एडी कोड नंबर डाला, उसके बाद शिपिंग बिल नंबर डाला और शिपिंग बिल डेट डाली। अब इसके बाद पूछता है आपका पोर्ट कोड। पोर्ट कोड आपको नॉर्मली पता ही होगा, आप एक्सपोर्टर हैं तो नॉर्मली अगर दिल्ली से जाता है तो इंडेल 4 होता है, अगर वहां नावा से मीन्स मुंबई से जाता है तो इंसा 1 होता है। इस तरह के पोर्ट कोड होता है जो आपके शिपिंग बिल में डिस्क्लोज होता है। तो हमारे केस में जो भी है हम यहाँ पे डिस्क्लोज करने जा रहे हैं। हमारे केस में ये इंडेल इंडेल 4 है, ये देख रहे हैं, ठीक है पोर्ट कोड दिख रहा है। अब हम इंडेल 4 यहाँ पे डालेंगे। यहाँ पे आई एन, यहाँ पे सर्च करने का ऑप्शन आता है, हम सर्च करेंगे। हमें सर्च करके ही यहाँ पे डालना है पोर्ट कोड। कभी कभी होती है वेबसाइट स्लो होती है तो उसमें आपको पेशेंस रखना है, आराम से काम करना है। ये देखिए 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 मैंने अपना इंडेल फोल सेलेक्ट कर लिया। अब सेलेक्ट करने के बाद सिंपल है, आपको यहाँ पर करना है सर्च शिपिंग बिल इन बिल्स डिपॉजिटरी। कुछ केसेस में यहाँ पर रिफ्लेक्ट होगा, कुछ केसेस में आपको मैनुअली डालना पड़ेगा। अब यहाँ पे सर्च करेंगे, देखिए हमारे केस में क्या है यहाँ पर फेच नहीं हुआ तो हम यहाँ पर मैनुअली डालेंगे। कुछ केसेस में यहाँ पे फेच हो जाता है। यहाँ पे फेच होके वैल्यू क्या आता है ये इंपॉर्टेंट आपके लिए जानना, क्योंकि वही वैल्यू आपको यहाँ पर डिस्क्लोज करनी है। यहाँ पे वैल्यू जाएगी एफओबी वैल्यू। एफओबी वैल्यू देखिए यहाँ पर आप देखिए आपकी देखिए जो शिपिंग बिल था हमारा उसमें एफओबी वैल्यू क्या है। देखिए एफओबी वैल्यू जो यहाँ पर दिख रही है ये है 2792.54, यही हमें डालनी है यहाँ पर। सबसे पहले करेंसी कोड, आपकी जो भी करेंसी है फॉरेन की वो सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर करेंसी अमाउंट डालेंगे।
इस तरह से आप बहुत ध्यान से आप फिल करेंगे, कोई जल्दीबाजी में, आराम से आपको जो भी ईबीआरसी जनरेट करनी प्रॉपर जनरेट करनी, उसमें कोई भी गलती ना करें, क्योंकि उसका जो गलती को करेक्ट करना मीन्स ईबीआरसी कैंसिल करने का जो टाइम होता है वो 30 डेज होता है। 30 डेज के अंदर ही आप कैंसिल कर पाएंगे। अगर 30 डेज बीत गए हैं तो आपको अपने एडी बैंक से बात करना पड़ेगा, उसकी परमिशन के बाद ही आप कैंसिल कर पाएंगे। इसलिए आराम से आप ईबीआरसी भरिए और सही ईबीआरसी जनरेट कीजिए। फिर इसके बाद इनवाइस नंबर, वो भी आपको शिपिंग बिल से मिल जाता है। शिपिंग बिल की हम कॉपी, ओरिजिनल कॉपी निकाल लेते हैं, इससे नंबर मिल जाएगा हमें। यहाँ से हम नंबर ले सकते हैं, पेज जैसा कि मैंने बताया इंफॉर्मेशन पेज 2 में होती, वहां से हमने शिपिंग बिल नंबर ले लिया, यहाँ से कॉपी कर लिया हमने शिपिंग बिल नंबर। यहाँ से कॉपी करके बस वहां पेस्ट कर सकते हैं या टाइप भी कर सकते हैं। अब ये इंफॉर्मेशन आपकी फिल होगी। देखिए आपने पहले आइटम की इंफॉर्मेशन फिल कर ली, दूसरा शिपिंग बिल की इंफॉर्मेशन फिल कर ली, और जो भी सिनेरियो थे वो सारे सिनेरियो आपने समझ लिए। अब हम मेनली देखिए इंपॉर्टेंट चीजें, सारी चीजें यहाँ पे कवर होगी। अब कुछ नई विंडो खुली है, जो क्योंकि मैंने जब लास्ट टाइम जब वीडियो बनाई थी ईबीआरसी सेल्फ जनरेशन, तब इनिशियल फेज था, तब पोर्टल में कुछ चेंजेस नए हैं। जैसे ये जो सर्च वाला बॉक्स है वो नया आया है, जो मैंने लास्ट में बनाया, क्योंकि 1 ईयर ऑन एंड अराउंड 1 ईयर बिफोर मैंने बनाया था, तब ये बॉक्स नहीं था। इसी वजह से मैंने सोचा कि आपको नई वीडियो डालूं ताकि आप इन बॉक्सेस के बारे में भी समझ जाए। सर्च का ऑप्शन, सर्च जैसे ही करेंगे एफओबी वैल्यू आएगी, एफओबी वैल्यू के अगेंस्ट में यहाँ पे आईआरएम की टोटल वैल्यू आई, इसमें इंक्लूडिंग फ्रेट, इंश्योरेंस, ये सारी चीजें इंक्लूडिंग है। तो आपको इन दोनों को मैच आउट करने, देखिए आप देख रहे हैं मिसमैच दिख रहा है, इनको मैच आउट कैसे किया जाएगा, क्योंकि ये एफओबी वैल्यू है, ये फुल रिमिटेंस है, तो इसमें जाहिर सी बात है इसमें कमीशन का डिफरेंस हो सकता है, डिस्काउंट का हो सकता है, इंश्योरेंस वैल्यू का होगा, फ्रेट होगा, अदर डिडक्ट यानी अदर डिडक्शन का भी होगा। तो ये यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल करेंगे जो वहां पे रिड्यूस करनी है। जैसा कि मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये एफओबी वैल्यू नहीं है, एफओबी वैल्यू नहीं है तो एफओबी वैल्यू तक पहुंचेंगे कैसे? एफओबी का मतलब आपकी जो वैल्यू है उसमें फ्रेट इंक्लूड नहीं, इंश्योरेंस इंक्लूड नहीं। हमारे सिनेरियो में जो ये शिपमेंट गया है, इसमें फ्रेट जो पैसा आया 3103, इसमें फ्रेट इंक्लूडेड है, तो फ्रेट की वैल्यू यहाँ पे डाल देंगे, तभी वो रिड्यूस होकर इक्वल हो जाएगी। अब यहाँ पर हम फ्रेट की वैल्यू डालते हैं। फ्रेट की वैल्यू शिपिंग बिल में कितनी दिख रही है, हम आके देखते हैं। शिपिंग बिल में फ्रेट की वैल्यू ये आ रही है, देखिए फ्रेट की वैल्यू कितनी है, अरे ये तो आईएनआर में आ रही है 28,350। अब इसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा यूएसडी, क्योंकि वैल्यू वहां पर यूएसडी में जा रही है। यूएसडी की देखिए एक्सचेंज रेट भी शिपिंग बिल में दिया हुआ होता है, तो 86.05। अब हम यहाँ इसको आपको कैल्क करके इसी में कैलकुलेटर करके कैलकुलेट कर ले। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 28350 डिवाइड बाई 86.05, ये हमारा यूएसडी में कन्वर्ट हो गया। यूएसडी कितनी होगी? 329.45। अब हम आ जाते हैं अपने डीजीएफटी पोर्टल में, कितनी अमाउंट डालनी? 329.45। तो फ्रेट में कितने डालें? 329.45। देखिए इस तरह से मैंने वैल्यू डाल दी, बाकी कुछ था नहीं उसमें। जो जैसा कि आप शिपिंग बिल में देख पा रहे होंगे, सिर्फ उसमें क्या है, फ्रेट है, इंश्योरेंस है नहीं, तो इस वजह से फ्रेट डाला। अब जब फ्रेट डालते हैं तो जो नीचे वैल्यू आई नेट रियलाइज वैल्यू, मतलब ये देखिए ये टोटल वैल्यू आई, इसमें से फ्रेट हटा देंगे तो एफओबी में से कितना रियलाइज होगा? एफओबी में कितना हुआ? 22,774, यानी 2,774.35। लेकिन अभी भी डिफरेंस आ रहा है। रीजन क्या है? देखिए यहाँ पे 2,792, हमारे इसमें 2,774, यानी आईरेम के हिसाब से हमें कम रिसीव क्या हो, हमें होता है फुल रिसीव होता है, लेकिन क्या होता है कुछ फॉरेन बैंक चार्जेस होते हैं जो हमारा बैंक डिडक्ट करके रियलाइज करता है। तो यहाँ पे फॉरेन बैंक चार्जेस हैं, वो उसको हम डिस्क्लोज कहाँ करें? अगर जैसे यहाँ पे अदर डिडक्शन में डाल देंगे तो वैल्यू रिड्यूस कर देगा। इस वजह से हमें क्या करना है, इसका एक अदर पार्ट, देखिए इसमें दो सेगमेंट, पहला सेगमेंट जिसमें जिसका इंपैक्ट नीचे नेट रियलाइजेशन पे जाता है, दूसरा सिर्फ जस्ट इंफॉर्मेटिव,
हमें ये इन्फॉर्म करना है जो हमारा मिसमैच है उसकी वजह क्या है, फॉरेन बैंक चार्जेस है, इसकी जो डिफरेंस है यानी जो नॉमिनली डिफरेंस है तो वही कंसीडर, क्योंकि फॉरेन बैंक चार्जेस बहुत हैवी नहीं होता, क्योंकि आप ऐसा नहीं कि फ्रेट का भी डिफरेंस वहीं डाल दे अदर डिडक्शन में, नहीं, फ्रेट का जो एक्चुअल है वो आएगा, जो जो यानी लमसम में थोड़ा अमाउंट होता है वो क्या होता है, फॉरेन बैंक चार्जेस होता है, उसको हम इंफॉर्मेशन वाली जो ये कॉलम है वहां पे डालेंगे अदर डिडक्शन में। अदर डिडक्शन में कितनी वैल्यू जाएगी, अब हम इसको रिड्यूस करके देख लें, क्योंकि हमारा क्या है 2774.35, 2774.35 माइनस 2792.54, 18.19, 18.19, देखिए 18.19 डालते ही साथ ये हमारा मैच हो जाएगा, लेकिन डिफरेंस ऑलरेडी रहेगा। लेकिन इन फ्यूचर में आप बता पाएंगे, अगर आपके पास कोई क्वेरी आती है गवर्नमेंट की साइड से तो आप ये बता सकते हैं कि हमने इंफॉर्मेशन दे दी थी, ये अदर डिडक्शन है, क्योंकि ये फॉरेन बैंक चार्जेस है, उसका कोई कॉलम नहीं, इस वजह से इंफॉर्मेटिव मैंने डाल दी, जो डिफरेंस है वो इसकी वजह से डिफरेंस है। तो फ्यूचर में अगर कोई भी नोटिस आएगी आप आसानी से रिप्लाई कर पाएंगे। आई होप यू गॉट इट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर यू। अब देखिए नॉर्मल ये चीजें हो गई पूरी, यहाँ पर सेव और नेक्स्ट करना है। यहाँ पर आपने दोनों सेगमेंट कंप्लीट कर लिए हैं, अटैच आईआरएम और शिपिंग बिल, यानी शिपिंग बिल की डिटेल भी डाल दी है और आईआरएम से उसको लिंकअप करा दिया। अब मेन इंपॉर्टेंट क्या बचा है, डिक्लेरेशन, डिक्लेयर करके साइन करना। वो कैसे करना है, वो नॉर्मल है, जनरली जैसे आप साइन करते हैं यहाँ पर साइन का ऑप्शन आ जाएगा डाउन साइड में, साइन करेंगे, साइन पे जैसे ही क्लिक करेंगे फिर उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद आपको दो ऑप्शन यहाँ पर दिख रहे होंगे, एक आधार ई साइन और डिजिटल सिग्नेचर। आधार ई साइन का ये मतलब है कि आप अगर इसके थ्रू जाएंगे तो ओटीपी आएगा, ओटीपी जो आधार नंबर जो भी होगा, आधार में नंबर अटैच होगा उस नंबर पर ओटीपी आएगा, उसके अकॉर्डिंग साइन कर सकते हैं। दूसरा डिजिटल सिग्नेचर, आपकी डीएससी होगी, डीएससी बेस आप साइन कर सकते हैं। आधार ओटीपी में होता क्या है, कभी कभी नेटवर्क इशू की वजह से ओटीपी नहीं आता टाइमली और टाइमली आपकी जनरेट नहीं हो पाती, तो यहाँ पर बेहतर ये आपके लिए आप डिजिटल साइन को ऑप्ट करें। यहाँ पे आप क्लिक करें डिजिटल साइन, इस पर क्लिक करने के बाद प्रोसीड करें, और प्रोसीड करने के बाद थोड़ा सा टाइम लेता है क्योंकि ये आइडेंटिफाई करता है आपका लैपटॉप कंप्यूटर की डीएससी है कि नहीं। इसमें जो रिलेटेड सॉफ्टवेयर है वो आप डाउनलोड कर लें, फिर यहाँ पर नेम आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लें। आप सेलेक्ट करने के बाद वो यहाँ पे क्या होता है सेलेक्ट, क्योंकि डीएससी आइडेंटिफाई होती है, फिर सेलेक्ट होता है, फिर नाम पूछता है, नाम सेलेक्ट करना हो, नाम सेलेक्ट करने के बाद डीएससी की जो डीएससी का पासवर्ड होता है वो यहाँ पे डालना रहता है और फिर साइन करना। ये सिंपल प्रोसेस है, जैसे नॉर्मली आप डिजिटली साइन करते हैं कोई अपना डॉक्यूमेंट, सेम वैसे ही करना है, आपको पता ही होगा। यहाँ पे इस तरह से सक्सेस का मैसेज आ जाएगा, डेटा हैज बीन साइंड सक्सेसफुली। अब ओके कर देंगे। अब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जनरेट ईबीआरसी, इस पर क्लिक करेंगे तो ईबीआरसी जनरेट हो जाएगी नॉर्मली। देखिए इसमें जनरेट का क्लिक किया, ये देखिए ये ईबीआरसी नंबर आया, और इस ईबीआरसी नंबर को आप चाहें तो कॉपी कर दें, फ्यूचर में अगर आपको डाउनलोड करना हो तो वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसको आप कॉपी कर लें, और डाउनलोड कहां से करेंगे वो हमको आपको दिखाएंगे। कॉपी किया, देखिए ये आपके पास विंडो खुल गया, कौन सा विंडो किया, ट्रैकिंग वाला है, जो कि आप जाके यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। यहाँ पर सर्विस मीनू, फिर ईबीआरसी, ईबीआरसी के बाद यहाँ पर व्यू और कैंसिल ईबीआरसी। यहाँ पर देखिए पहला ऑप्शन आईआरएम वाला कंप्लीट हो गया मॉड्यूल, दूसरा ऑप्शन कंप्लीट हो गया जनरेट ईबीआरसी, आपने जनरेट कर ली सक्सेसफुली, ई साइन कर लिया। अब हम व्यू और या कैंसिल, यानी अगर कोई मिस्टेक हो गई आपकी ईबीआरसी में, वहां से कैंसिल, और या आपको डाउनलोड करनी है तो डाउनलोड कभी भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है, क्या सेलेक्ट करना है, आप क्या देखने जा रहे हैं, बीआरसी, बीआरसी को सेलेक्ट करेंगे, बीआरसी नंबर आपने जो भी कॉपी किया वहां पे पेस्ट कर देंगे। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर सर्च करेंगे, जैसे ही सर्च करेंगे आपको यहाँ दिख जाएगी। देखिए यहाँ पर, यहाँ से आप दो काम कर सकते हैं। पहला काम, यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। अगर आपकी कोई मिस्टेक हो गई है तो विद इन 30 डेज आप यहाँ पर कैंसिल भी कर सकते हैं, यहाँ पे इनिशिएट करेंगे वो कैंसिल हो जाएगी। अगर 30 डेज एक्सपायर हो गए तो भी आपके लिए बहुत ज्यादा हैक्टिक नहीं है, आप अपने एडी बैंक से रिक्वेस्ट करेंगे, अपनी प्रॉब्लम बताएंगे, तो जो वो अप्रूवल देगा एडी बैंक, फिर आप यहाँ पर कैंसिल कर पाएंगे। ये सिंपल प्रोसेस है।
अब यहाँ पर हम यहाँ पे इस पर क्लिक करके डाउनलोड कर दें। इस तरह से आपका जो ये प्रोसेस है EBRC का हमने फुल्ली कवर्ड कर लिया।